नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में जो अपनी बुक चल रही है कोर डेटा, जो कि क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर लागू होती है या सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसका अपनी जो पार्ट नंबर है 35 वो करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे जो प्रीवियस क्लास हमने की थी 34 नंबर जो क्लास थी अपनी, उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अपने क्या किया था। उसमें अपने जो देख रहे थे कि जनरल करैक्टर्स ऑफ अपने देख रहे थे एविज के उसके मेमेलिया के, तो मेमेलिया के जो करैक्टर हैं उसकी हम बात कर रहे थे। तो लगभग करैक्टर हो गए थे, कोई 5 या 4 करैक्टर ऐसे हैं जो मुख्य मुख्य रिप्रोडक्शन से संबंधित अभी बचे हुए हैं, उनको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद में अपने मेमेलिया के क्लासिफिकेशन की बात करने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कल अपने पढ़ रहे थे, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो मेमेलियंस होते हैं इनके अंदर जो श्वसन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। एक जोड़ी लंग्स होते हैं, उत्सर्जन के लिए मेटानेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं। उसके अलावा आपको बताया था कि ये यूरियोटेलिक होते हैं सॉरी, ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये बात भी आपको मैंने बताई थी। उसके बाद में आपको बताया था कि ये जो जितने भी मेमेलियंस होते हैं इनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। कोपुलेटरी ऑर्गन जिसको हम पेनिस कहते हैं, और पेनिस जो है वो जो अपने कह सकते हैं सक्रोटल सैक या वृषणकोश उनके पास में स्थित होता है। और पेनिस का कार्य मैंने बताया था कि ये एक उत्थापक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जो कि पेशीय संरचना होती है, जो कि मैथुन के समय शुक्राणुओं को मादा की योनि में ट्रांसफर करने का काम करती है। उसके बाद में आपको बताया था कि जो मेमेलियंस होते हैं इनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस सैक के अंदर या वृषणकोश या सैक्रोटल सैक के अंदर पाए जाते हैं, जिसका रीजन मैंने बताया था कि इन जंतुओं के अंदर जो शरीर का तापमान होता है वो इतना उचित नहीं होता है कि उस पर शुक्राणु निर्माण हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, इन जंतुओं के अंदर वृषणकोश पाए जाते हैं और वृषणकोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। उसके बाद में आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं सभी स्तनधारियों के अंदर वृषणकोश पाए जाएं। जैसे मैंने बताया था हाथी, व्हेल, इनके अंदर क्या होता है कि जो वृषणकोश है वो नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर जो टेस्टिस हैं वो जीवन भर एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं, उदर गुहा के अंदर ही वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर वृषणकोश पाए जाते हैं, और परंतु वृषण जो है उदर गुहा में रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। और जब जनन की क्रिया होती है तो उस समय उनके अंदर क्या होते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस सैक के अंदर आते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। अपने जो चूहा है, गिलहरी है, ये अपने बिल्ली है, इन सब के अंदर क्या होता है कि वृषणकोश उदर गुहा से जनन के समय वृषणकोश में आते हैं। और तीसरे प्रकार के ऐसे स्तनधारी जिनके अंदर जीवन भर ही वृषण जो है वृषणकोश में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात करें तो मादा के अंदर जो अंडाशय है वो पाया जाता है और क्लाइटोरिस भी पाया जाता है। मादा में अंडाशय व क्लाइटोरिस पाया जाता है, क्लाइटोरिस पाया जाता है। अब क्लाइटोरिस अंडाशय बताने की जरूरत नहीं है। अंडाशय कई जंतुओं में ह्रासित हो सकता है यानी कि डिग्रेडेड हो सकता है, परंतु मोस्टली जो है अंडाशय वो उपस्थित होते हैं। और क्लाइटोरिस जो है वो पाया जाता है मादा के अंदर। ये नर के सीसन के समजात क्या होता है, अवशेषीय होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है किसके अंदर, मेमेलियंस फीमेल के अंदर। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इनके अंदर जो है गर्भाशय में परिवर्तन होता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, ये आपको बताया था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, यानी गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है। और अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है, अतिरिक्त एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो कि एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस व योक सैक होती है।
योगसैक होती है तथा साथ में प्लेसेंटा भी पाया जाता है। ये भी मेमेलियंस की विशेषता होती है। अब देखिएगा कि चूंकि निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होने के बाद में क्या होता है कि इनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय जो परिवर्तन होता है, वो मादा के गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय भी अपने इनके आगे संरचना देखेंगे कि गर्भाशय की संरचना किस प्रकार होती है, और गर्भाशय के आधार पर भी मेमेलियंस का कुछ हद तक क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो अपने आगे देखेंगे। उसके बाद में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो यूट्रिस यानी गर्भाशय में होता है। ये अपने को पता है क्योंकि इनके अंदर जो अंडे जो होते हैं अल्प पित्त के होते हैं, इनके अंदर पित्त की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इनके अंदर क्यों होते हैं अल्प पित्त की, कुछ वैज्ञानिक उनको अपित्त की मानते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि भ्रूणीय डेवलपमेंट के लिए गर्भाशय पूर्ण रूप से विकसित होता है, और जो भ्रूण का पूरा निर्माण है वो गर्भाशय के अंदर होता है, उसकी सुरक्षा गर्भाशय के द्वारा की जाती है, उसको पोषण गर्भाशय के द्वारा दिया जाता है, उनको अंडों के अंदर पित्त की मात्रा की आवश्यकता होती नहीं। उसके अलावा इनके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है, जैसे जिसके चार प्रकार की होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योगसैक। एमनियन पाए जाने के कारण हम इनको एमनियोटा भी कहते हैं। मैंने ये पहले बात बताई हुई आपको कि जिनके अंदर एमनियन पाई जाती है उनको अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ एमनियन में पाई जाती है उनको एमनियोटा कहते हैं, और जिनके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ एमनियन नहीं पाई जाती है उनको एन एमनियोटा कहते हैं। ये बात मैंने बताई है। तो एमनियन होती है, कोरियन होती है, एलेंटोइस होती है और योगसैक, 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं। अब नाम आ रहा है इनका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। तो ये जो भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं उनके अलावा पाई जाती है। काम क्या करती है? ये काम भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालने में क्या होती है? सहायक होती है। ये अपने वैसे डेवलपमेंट वाला जो अपना पोर्शन है बुक है उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे इनको डिटेल में कैसे बनती है ये, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य मैंने आपको बता दिए, पोषण, सुरक्षा और जो अपने अपशिष्ट पदार्थ उनको इकट्ठा करके बाहर निकालने में सहायता होती है। तथा साथ में इनमें क्या पाया जाता है? मैमेलियन के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा का परिभाषा अगर हम बोले तो प्लेसेंटा एक वह संरचना है जिसको हिंदी में अपरा भी बोला जाता है। अपरा या प्लेसेंटा वह एक संरचना है, एक झिल्लीनुमा संरचना है जो अस्थायी होती है और जो कि या जिसके निर्माण में आधे उत्तक माता के और आधे उत्तक भ्रूण के भाग लेते हैं। तो तो आधे उत्तक माता के और आधे उत्तक किसके भाग लेते हैं? भ्रूण के भाग लेते हैं। तो वो जो बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाती है। और प्लेसेंटा या अपरा मैं आपको बता देता हूँ, जिसके निर्माण में आधे उत्तक माता के भाग लेते हैं और आधे उत्तक किसके लेते हैं? भाग भ्रूण के लेते हैं। और एक अस्थायी संबंध, अस्थायी संबंध क्यों है? क्योंकि जब भी प्लेसेंटा बनता है तो प्लेसेंटा जब बनेगा तो बनने के बाद में जैसे ही भ्रूण का यानी कहते बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, तो उस प्रसव के दौरान प्लेसेंटा नष्ट हो जाता है। तो अगर स्थायी होता तो ये जीवन भर बना रहता, परंतु अस्थायी होता है। जितने भी बच्चों को जन्म देती है उतनी बार ही मादा के गर्भाशय और उन भ्रूण के बीच में प्लेसेंटा बनता है। जन्म के समय ये नष्ट हो जाता है, उसके बाद में नया अगर गर्भ धारण करती है तो वापस ये बनता है, तो इसलिए अस्थायी संरचना होती है। प्लेसेंटा का काम क्या है? ये प्लेसेंटा मैंने परिभाषा बता दी कि माता के उत्तक और भ्रूण के उत्तकों के बीच का एक अस्थायी संबंध है, तो जिसमें आधे उत्तक माता के आधे उत्तक भ्रूण के भाग ले रहे हैं। प्लेसेंटा क्या काम करता है? एक तो गर्भाशय को और भ्रूण को आपस में जोड़े रखने का काम कर रहा है। दूसरा मेन काम क्या है, जो मुख्य काम है कि प्लेसेंटा के द्वारा ही जो विकसित होता हुआ भ्रूण है उसको पोषण मिलता है, उसको जो भी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती है, और जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको क्या है? प्लेसेंटा की सहायता से क्या निकाला जाता है? शरीर से बाहर मतलब माता के रक्त में छोड़ा जाता है। और प्लेसेंटा के अंदर केवल रक्त का प्रवाह होता है। उसके अलावा प्लेसेंटा की सहायता से होकर के जो भ्रूण के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब प्लेसेंटा पोषण करता है, प्लेसेंटा सुरक्षा प्रदान करता है भ्रूण को, और प्लेसेंटा नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या होता है? सहायक होता है। और आपको मैं बताता हूँ कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, जिसके द्वारा मैंने बताया था HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनता है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन बनता है जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। और ये आपको बताया था कि तीसरे महीने के बाद में यदि हम कार्पस ल्यूटियम को निकाल दें तो भ्रूण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो स्त्रावण है वो कौन करने लगता है? प्लेसेंटा करने लगता है। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा जो है माता के गर्भाशय और भ्रूण के मध्य पाया जाने वाला एक अस्थायी संबंध है। उसके बाद में यदि हम बात करें, इसका जो अगला टॉपिक है
प्रोटोथीरिया को छोड़ के सभी अन्य क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। प्रोटोथीरिया को छोड़कर अन्य सभी विविपेरस यानी जरायुज होते हैं। अब देखिएगा, जरायुज होते हैं तो इनके अंदर प्लेसेंटा बनता है, अतः इनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। अब देखिएगा, प्रोटोथीरिया जो हैं, प्रोटोथीरिया जिसके अंदर मार्सुपिल्स को रखा जाता है मोस्टली, तो प्रोटोथीरिया के अंदर क्या होता है कि जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि प्रोटोथीरियन जो अपने मैमेलियंस होते हैं ये सारे अंडज होते हैं। अंडज मतलब इनके अंदर ये क्या करते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं, यानी ये सरीसृप के समान होते हैं। तो सरीसृप के समान होने के कारण सारे के सारे प्रोटोथीरिया क्या देते हैं, अंडे देते हैं। प्रोटोथीरिया के अलावा जो मेटाथीरिया और यूथीरिया मैमेलियंस हैं, जिसके अंदर अपने मार्सुपिल्स भी आते हैं, जिसके अंदर मनुष्य वगैरह सब आते हैं, कंगारू वगैरह आते हैं, तो प्रोटोथीरिया जो हैं ये सारे अंडज होते हैं। पहली बात तो ये क्या होते हैं, अंडज होते हैं। अब अंडज अगर होंगे तो क्या होगा, अंडे देंगे, और अंडे देंगे तो इनके अंदर क्या होगा कि जो भ्रूण का डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता है, शरीर से बाहर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विविपेरस नहीं होते, जरायुज नहीं होते। और जरायुज की क्या परिभाषा आपको बताई हुई है कि वे जंतु जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। तो प्रोटोथीरिया के अलावा जो हमारे मेटाथीरिया और यूथीरिया, मेटा और यूथीरिया, ये दोनों क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, जबकि प्रोटोथीरिया क्या होते हैं, अंडज होते हैं। प्रोटोथीरिया जो जंतु होते हैं इनके अंदर एक ही ऑर्डर आता है मोनोट्रिमेटा, जिसके अंदर ऑर्निथोरिंकस है, टेकोग्लोसस है, वो सभी जंतु क्या हैं, अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले इसलिए क्या कहलाते हैं, अंडज। और मेटाथीरिया यूथीरिया के अंदर क्या होते हैं, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म दिया जाता है, जिसके अंदर मेटाथीरिया यूथीरिया के अंदर अपने जैसे कंगारू है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली सब आते हैं। तो ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं और विकसित जंतु को जन्म देते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जरायुज कहलाते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो अपना एक नाम आता है कंगारू या मैक्रोपस है, तो कंगारू या जो मैक्रोपस होते हैं इनको अपने मार्सुपिल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं कि ये अंड जरायुज होते हैं एक्चुअल में। तो अंड जरायुज का मतलब क्या होते हैं कि अल्प विकसित शिशु को जन्म देते हैं, और अल्प विकसित शिशु को क्या करते हैं, फिर ये कंगारू इसका एग्जाम्पल है। तो कंगारू क्या करता है, अपने एक थैली पाई जाती है, आगे निपल्स जो होती हैं, जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनके पास में, जिसको मार्सुपिल कहते हैं। और मार्सुपिल पाई जाने के कारण उस शिशुधानी भी कह सकते हैं उसको, एक ही बात है, शिशुधानी या मार्सुपिल पाए जाने के कारण क्या होता है कि ये अल्प विकसित शिशु को जन्म देते हैं। उस शिशु को उस शिशुधानी के अंदर या मार्सुपिल के अंदर रखते हैं, और उसके अंदर उसका आगे का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि उस मार्सुपिल या शिशुधानी के पास में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो बच्चा जो है अल्प विकसित वो उस स्तन ग्रंथियों से दूध को पीता और अपने आगे के डेवलपमेंट को पूरा करता है। तो प्रोटोथीरिया को छोड़ करके, यानी मैमेलिया के अंदर प्रोटोथीरिया जो हैं वो अंडज होते हैं, और मेटाथीरिया यूथीरिया क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर पोषण और पैतृक संरक्षण पाया जाता है, माता के द्वारा पोषण व पैतृक संरक्षण पाया जाता है। अब देखिएगा, पोषण देती है माता, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्तनधारियों के अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, नर के अंदर भी होती है, मादा के अंदर भी होती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियाँ अधिक विकसित होती है नर की तुलना में। और जो दूध का संश्लेषण और स्त्रवण करती है, इसलिए ये जो दूध है वो अपने बच्चों को पिलाया जाता है। और पैतृक संरक्षण का मतलब ये है कि जब तक वैसे तो अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर तो ये है कि जब तक बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी उसका पैतृक संरक्षण जीवन भर जारी रहता है। परंतु कुछ जंतुओं के अंदर क्या होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शिकार करने योग्य होते हैं, तब तक उनका क्या है, पैतृक संरक्षण, यानी माता और पिता दोनों क्या मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। तो ये भी स्तनधारियों का एक मुख्य लक्षण है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो अंडे जो होते हैं उनके अपित की या अल्पपित की प्रकार के होते हैं। अंडे अपित की या अल्पपित की होती है। कुछ वैज्ञानिक अपित की कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इनको अल्पपित की कहते हैं। इन पित्तक की मात्रा कम होती है, पित्तक की मात्रा कम या न के बराबर होती है। तो न के बराबर होने के कारण रीज़न क्या है, क्योंकि इनके अंदर जो भ्रूणीय डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। अल्पपित की होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन कौन सा होता है, आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है।
तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने जो करेक्टर्स अभी तक पढ़े हैं ये सारे किसके करेक्टर हैं? स्तनधारियों के करेक्टर हैं, यानी स्तनधारी जो हैं उनके अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो अब वर्गीकरण की यदि हम बात करें, क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, तो स्तनधारियों का क्लासिफिकेशन आगे किया गया है, जिसको अब अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी स्तनधारियों के जो करेक्टर हैं वो अपने आज कंप्लीट हो जाती हैं, और अब अपने जो करने जा रहे हैं वो है स्तनधारियों का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, जो मैंने हेडिंग लगा रखी है पहले से ही, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स की यदि हम बात करें तो अब जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनकी लगभग 5000 जीवित जातियां क्या है अभी जीवित हैं, और अनेक जातियां जो हैं इनमें से जीवाश्म के रूप में भी क्या अपने को मिली है। तो 5000 लगभग जीवित है, उसके अलावा कुछ जातियां अपने क्या इनको जीवाश्म के रूप में भी मिली है। अब जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है स्तनधारियों का, वो किस आधार पर किया गया है कि अपने शिशुओं की देखभाल करने की विधि कैसी है, यानी वो देखभाल करते हैं या नहीं करते। वैसे तो उनमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है, और पैतृक संरक्षण वो कब तक करते हैं, कैसे करते हैं, वो भोजन के लिए करते हैं या उनके जैसे बंदरों के अंदर हम देखते हैं पैतृक संरक्षण पाया जाता है अच्छे से। उसके अलावा मनुष्य के अंदर देखते हैं, अपने गाय भैंस के अंदर देखते हैं। तो हर जंतु का जो पैतृक संरक्षण करने का तरीका है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जिसके अलावा कंगारू को देखते हैं, तो पैतृक संरक्षण भी क्या है स्तनधारियों के अंदर वर्गीकरण का क्या है कि आधार है। उसके अलावा इनका दंत विन्यास कैसा है, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर जो दांत होते हैं, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो संख्या में कितने हैं, वो समदंती है, गर्तदंती है, विषमदंती है, या अपने भोजन को किस प्रकार से वो चीरते हैं, फाड़ते हैं। तो दंत विन्यास कैसा है उस आधार पे भी उनका क्या क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके अलावा फुट पोस्चर, अब फुट पोस्चर जो है वो कैसे होते हैं, यानी जो अपने टांगों को यूँ कह सकते हैं चलते समय या बैठते समय किस स्थिति में रखते हैं, तो वो उनका क्या कहलाता है फुट पोस्चर। वो अलग अलग हर प्रकार का जंतु होता है, क्योंकि हम एक आगे पढ़ेंगे इथोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में हम पढ़ेंगे इथोलॉजी, जो कि केवल बीएससी थर्ड ईयर के अंदर लगती है। जो किसके अंदर लगती है, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर लगती है केवल। तो बीएससी थर्ड ईयर जो है, उस बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो अपने ये लगेगी इथोलॉजी, तो बीएससी जो थर्ड ईयर उसके अंदर इथोलॉजी के अंदर हमें जो स्तनधारी हैं इनका व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं घरों के आसपास में फुट पोस्चर की यदि हम बात करें कि जैसे अपने देखते हैं कि एक गली का कुत्ता दूसरी गली के अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो उस गली के जो मूल कुत्ते होते हैं वो दूसरी गली से आए कुत्ते के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो दूसरी गली से कुत्ता आता है वो अपनी पूंछ को दोनों टांगों के बीच में दबा करके चलता है, यानी वो अपना आत्मसमर्पण पहले से ही कर देता है, इसलिए दूसरी गली के कुत्ते उसको हल्का सा आक्रमण करके उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बंदर होते हैं, अब बंदर के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं, जैसे ग्रूमिंग है, चलते समय है। उसके अलावा वो जब बैठे होते हैं तो मेल और फीमेल का जब इंटरेक्शन होता है तो उस हिसाब से भी उनके फुट पोस्चर में क्या चेंज आता रहता है। तो फुट पोस्चर के आधार पे भी मैमेली का क्या किया गया क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके अलावा जो है इनका जो वर्गीकरण है जो हमने लिख रखा है, ये भी क्या इनका क्लासिफिकेशन का क्या है कि आधार है। वर्गीकरण के अंदर इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो वो सब मैमेलिया का क्या है क्लासिफिकेशन तय करते हैं। यानी कहने का मतलब इनकी पेरेंटल केयर कैसी है, दंत विन्यास कैसा है, फुट पोस्चर कैसे हैं, उसके अलावा इनके अंदर नख, पंजे और खुर जो हैं वो कैसे हैं, नाखून पाए जाते हैं या पंजे पाए जाते हैं या खुर पाए जाते हैं, ये तीनों चीज़ हम देखते ही हैं। तो ये पाए जाते हैं, संख्या में कितनी होती हैं, कैसा इनका आकार करती है, तो ये भी क्या है मैमेलिया का क्लासिफिकेशन का आधार है। उसके अलावा इनका जो क्लासिफिकेशन इनके लक्षणों के आधार पर किया गया वो भी क्या इनके क्लासिफिकेशन का क्या है आधार है। अब आपको मैं स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि जी सिम्पसन जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि किताब लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया। जी सिम्पसन, इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया। ये बुक इन्होंने क्या थी लिखी थी। और इस बुक को जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने बताया था कि जितने भी ये 1945 के अंदर लिखी हुई बुक है इनकी, और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि स्तनधारियों का 18 जीवित और 14 जो है विलुप्त ऑर्डर्स माने गए हैं। और 18 तो क्या है जीवित हैं और 14 क्या है लुप्त गण यानी ऑर्डर्स माने गए हैं।
इसके स्तनधारियों। किसने बताई ये बात? जी सिम्पसन ने बताई थी अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया के अंदर। तो अपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया पढ़ेंगे वो इनके आधार पर ही है, और जिसके अंदर अपने लगभग ये बताता हूँ कि 16 और एक 17 तो क्या इसके ऑर्डर हैं, और उसके अलावा जो है इसकी 2 सब क्लास है, प्रोटोथीरिया, थीरिया, और 2 इंफ्रा क्लास है, मेटाथीरिया और यूथीरिया, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये बात किसने बताई थी? जी सिम्पसन ने। अब थोड़ा हम क्लासिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं कि मैमेलिया क्लासिफिकेशन कैसा है, कैसे उनके एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद में डिटेल में अपने कल से इसको शुरू करेंगे कि इसकी सब क्लास और इंफ्रा क्लास को। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया को जी सिम्पसन के आधार पर 2 सब क्लास में बांटा गया, प्रोटोथीरिया और थीरिया। कौन कौन से हैं? प्रोटोथीरिया और थीरिया। अब प्रोटोथीरियंस एनिमल्स जो होते हैं ये सबसे पहले एनिमल्स होते हैं जो कि सबसे प्रथम, प्रोटो का मतलब होता है प्रथम और थीरिया का मतलब क्या होते हैं? पशु या जंतु। तो ये प्रथम स्तनधारी जंतु होते हैं और ये सारे के सारे सरीसृप के समान अंडे देने वाले होते हैं। कौन से? प्रोटोथीरिया। दूसरे कौन से हैं? थीरिया जंतु। अब थीरिया जो जंतु हैं ये बहुत ही आधुनिक प्रकार के, विकसित प्रकार के और जरायुज हैं। ये सारे क्या से? अंडज। मेन बात तो यही है, अंडज हैं, और ये सारे कौन से हैं? जरायुज हैं। जरायुज का मतलब पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, और अंडज का मतलब ये अंडे देते हैं। तो ये प्रथम मैमेलियंस थे जो कम विकसित थे, जिनमें स्तनधारियों के समान कुछ लक्षण पाए जाते थे, जबकि जो थीरियन जंतु है वो आधुनिक है, अधिक विकसित मैमेलियंस हैं, और साथ में क्या है? वो जरायुज हैं। अब जो प्रोटोथीरिया है इनके अंदर केवल एक ही ऑर्डर को रखा गया, कौन सा है? वो मोनोट्रिमेटा। कौन सा ऑर्डर है? मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा जो जंतु हैं ये क्या होते हैं कि इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एकल या एक। ट्रिमेटा का मतलब क्या होता है? छिद्र। और एकल छिद्र का मतलब यहाँ किससे है? अवस्कर से है, क्लोएका से है। अब अवस्कर मैंने बता देता हूँ आपको, स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है, एविज के अंदर पाया जाता है। अवस्कर क्या, ये मेरा बताया हुआ है कि ऐसा एक छिद्र, कंबाइंड छिद्र, जहाँ पर आकर के उत्सर्जी छिद्र, एनस और जो जनन छिद्र है वो तीनों आकर के एक ही छिद्र के रूप में बाहर खुलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अवस्कर कहा जाता है। तो प्रोटोथीरिया को केवल, प्रोटोथीरिया का मतलब मैंने बता दिया, प्रोटो का मतलब होता है प्रथम, थीरिया का मतलब होता है जंतु या पशु। तो यहाँ पशु का मतलब स्तनधारी से है। तो प्रथम स्तनधारी जंतु जो अल्प विकसित थे और सरीसृप के समान थे और अंडे देने वाले थे, और इसके अंदर केवल एक ही ऑर्डर रखा गया, मोनोट्रिमेटा। मोनो का मतलब होता है एक, ट्रिमेटा का मतलब क्या होता है? छिद्र, ट्रिम यानी छिद्र। तो उस मोनोट्रिमेटा का अर्थ क्या होता है कि इनके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, अवस्कर के रूप में पाया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, और जितने भी हम जरायुज पढ़ेंगे या थीरिया पढ़ेंगे उनके अंदर किसी के अंदर अवस्कर नहीं पाया जाता, सबके अंदर हम कहेंगे एनस पाया जाता है, एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, उसके अलावा या हम कहेंगे कि जो जनन छिद्र है वो पाया जाता है, ऐसा हम बोलेंगे। अब इसके अंदर जो मोनोट्रिमेटा है इसके हम पूरा डिटेल में कल से शुरू करेंगे, पर मोनोट्रिमेटा के जो एग्जांपल है, एक्टिडिना जिसको हम कंटिकेट थिंटिकोर कहा जाता है, प्लेटिपस जिसको बतख की चोंच जैसा, बतख चोंच जैसा जंतु कहा जाता है, किसको? प्लेटिपस को। तो इक्विडिना और प्लेटिपस दोनों किसके एग्जांपल है? ऑर्डर मोनोट्रिमेटा के। ऑर्डर मोनोट्रिमेटा को कौन सी सब क्लास में रखा गया? प्रोटोथीरिया के अंदर रखा गया है। तो प्रोटोथीरिया और मोनोट्रिमेटा के जो मेन कैरेक्टर है वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, और उसको कुल पूरा डिटेल में कल से शुरू करेंगे। दूसरी जो सब क्लास है मैमेलिया की वो कौन सी है? थीरिया। थीरिया अधिक विकसित होते हैं, और ये अधिक विकसित होते हैं, आधुनिक हैं, और ये जरायुज होते हैं। इनको 2 इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। कितनी इंफ्रा क्लास है? 2, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब जो मेटाथीरिया है ये सारे के सारे मार्सुपिल्स होते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो है मेटाथीरिया का मतलब क्या होता है कि ऐसे जंतु जो प्रोटोथीरिया के बाद में आए हैं और थीरिया से क्या है? पहले आए हुए हैं। यानी प्रोटोथीरिया के तो क्या होते हैं? बाद में आए हैं, और यूथीरिया के क्या है? ये पहले आए, इनके तो बाद में आए हैं और इनसे क्या है? पहले आए, इसलिए इनको क्या कहा गया? मेटाथीरिया। और मेटाथीरिया जंतु जो होते हैं इनके अंदर केवल एक ही ऑर्डर को रखा गया, कौन सा? मार्सुपिल्स। और मार्सुपिल्स का अर्थ मैंने बताया था, वे जंतु जिसके अंदर, मार्सुपिल का अर्थ होता है शिशुधानी। शिशुधानी जैसे कंगारू के अंदर आपने देखी है कि कंगारू के जो चेस्ट वाला भाग होता है, यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें अल्प विकसित शिशु को रखा जाता है, और अल्प विकसित शिशु का जो डेवलपमेंट आगे उस मार्सुपिल के अंदर होता है। इसलिए मेटाथीरिया के अंदर केवल एकमात्र ऑर्डर कौन सा है? मार्सुपिल्स। मार्सुपिल्स जो है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? मैक्रोपस है, पैरामिलस है, ओपिसम है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? मार्सुपिल के। अब मार्सुपिल के मैंने बता दिया आपको
कि इसके अंदर जो है जबड़े में 3 प्रीमोलर और 4 क्या होते हैं, मोलर दांत होते हैं, और वेजाइना क्या होती है, डबल होती है इनके अंदर, क्या होती है, डबल होती हैं। और जो प्रीमोलर और मोलर दांत कितने होते हैं, 3 और 4 होते हैं, 3 प्रीमोलर होते हैं, 4 क्या होते हैं, मोलर होते हैं। वैसे कल इसको पूरा डिटेल में अपनी और देखेंगे। तो मेन कैरेक्टर ये होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूथीरिया की। तो यूथीरिया का जो हम बात करें, ये बहुत अधिक विकसित जरायुज प्राणी होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं कि प्लेसेंटा पाया जाता है, विकसित प्रकार का होता है, और शिशुदानी यानी मार्सुपियल इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। और दंत विन्यास जो है वो 44 दांतों से अधिक नहीं होता है, यानी 31-43 जो है वो इनका मोस्टली पाया जाता है, यानी 44 दांत से ज़्यादा इनका दंत विन्यास नहीं होता है। और इसके अंदर जो है 16 ऑर्डर जीवित, 16 ऑर्डरों को इसके अंदर रखा गया है। यदि हम इसके अंदर बात करें कितने ऑर्डर जीवित हैं, 16 ऑर्डर हैं। तो यूथीरिया जंतु जो है अधिक विकसित प्रकार के जरायुज हैं, जो कि मेटाथीरिया के क्या है, बाद में आए हैं। और इन जंतुओं का जो दंत विन्यास है वो 44 से अधिक नहीं होता है। इनके अंदर शिशुदानी जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है, वेजाइना एक होती है। तो ये इसके क्या मेन कैरेक्टर हैं। अब इसको 16 ऑर्डर में बांटा गया है। तो पहला ऑर्डर कौन सा है, इंसेक्टिवोरा, जिसका एग्जाम्पल कौन सा है, हेजोग। दूसरा ऑर्डर कौन सा है, काइरोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग फॉक्स यानी अपने जो चमगादड़ बोलते हैं। तीसरा ऑर्डर कौन सा है, ड्रमोप्टेरा, जिसका फ्लाइंग लीमर जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। चौथा ऑर्डर है एडेंटा, जिसका एंट ईटर जो है, सेंटिकोर जिसको कहते हैं, वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। पांचवा ऑर्डर है फोइलियोडोटा, जिसका एग्जाम्पल है पेंगोलिन। छठा ऑर्डर जो है ट्यूबुलिडेंटा, जिसका एग्जाम्पल है अर्डवर्क, कौन सा है, अर्डवर्क। सातवां रोडेंशिया, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसके अंदर चूहे आते हैं, गिलहरियाँ आती हैं, गुएना पिग आती है। आठवां लेगोमोर्फा, ये भी अपने आसपास पाया जाता है। और रैबिट है और एक्टिलोगस है, वो सारे लेगोमोर्फा के अंदर पाए जाते हैं, खरगोश वगैरह। अगला है मैनिटी, मैनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, मैनिटी। अगला है सिटेशिया, जिसके अंदर व्हेल है, डॉल्फिन, जलीय जो स्तनधारी हैं वो आते हैं सिटेशिया के अंदर। अगला है प्रोबोसिडा, जिसके अंदर अपना एलिफेंट आते हैं। प्रोबोसिस यानी सूंड जिनके अंदर पाई जाती है वो सारी प्रोबोसिडा के अंदर आते हैं, जिसमें एलिफेंट है। उसके अलावा आर्टियोडेक्टाइला, जिसके अंदर हिप्पोपोटेमस आता है, सीप है, डियर है, पिग है, कैमल है, सारे आर्टियोडेक्टाइला के अंदर आते हैं। अगले हैं कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर जितने भी मांसाहारी स्तनधारी हैं, जिसके अंदर टाइगर है, सील है, हाइना है, बाघ है, वो सब किसके अंदर आते हैं, कार्निवोरा के अंदर आते हैं। अगला है हाइरोशेडा के अंदर क्या आते हैं, शेयरी आते हैं। उसके अलावा पेरी आइसोडेक्टाइला के अंदर हॉर्स है, डंकी है, जेब्रा, ये आते हैं। और प्राइमेटा को बताने की जरूरत नहीं है, मनुष्य जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा मंकी है, लंगूर है, चिंपैंजी है, वो सब किसके अंदर आते हैं, प्राइमेटा के अंदर। तो इस प्रकार से 16 जो हैं अपने ऑर्डर हैं, किसके हैं, यूथीरिया के। तो ये अपना किसका क्लासिफिकेशन है, सारा का सारा मैमेलिया का। तो एक बार मैं उसकी आउटलाइन बताता हूँ कि मैमेलिया को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहली कौन सी है, प्रोटोथीरिया, जिसके अंदर अंडज आते हैं। दूसरी थीरिया, थीरिया के अंदर जरायुज जंतु आते हैं। प्रोटोथीरिया के अंदर केवल मात्र एक ही ऑर्डर है, मोनोट्रिमेटा। और मोनोट्रिमेटा का एग्जाम्पल कौन सा है, एक्टिना प्लेटिपस है। उसके अलावा जो थीरिया है, इसको 2 इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया का विकास प्रोटोथीरिया के बाद में हुआ है, और यूथीरिया से क्या हुआ है, पहले हुआ है। इसके अंदर केवल और केवल एक ही ऑर्डर आता है, कौन सा, मार्सुपियल्स। और मार्सुपियल्स जिनके अंदर शिशुदानी पाई जाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा है मैक्रोपस यानी कंगारू, पैरामिलस और ओपिसम। उसके अलावा जो दूसरी इंफ्रा क्लास है थीरिया की, वो है यूथीरिया। यूथीरिया सबसे बड़ा और सबसे विकसित मैमेलियंस का क्या है, इंफ्रा क्लास है, जिसके अंदर 16 ऑर्डर आते हैं, इंसेक्टिवोरा, काइरोप्टेरा, ड्रमोप्टेरा, एडेंटा। उसके अलावा फोइलोडोटा, ट्यूबुलिडेंशिया, रोडेंशिया, लोगोमोर्फा, मैनिटी, हिटेशा, प्रोबोसिडा, आर्टियोडेक्टाइला, कार्निवोरा, हायरासेउडा, उसके अलावा पेरिआइसोडेक्टाइला और प्राइमेटा। ये सारे 16 ऑर्डर किसके अंदर आते हैं, इंफ्रा क्लास यूथीरिया के अंदर। जो सबसे अधिक विकसित प्रकार के मैमेलियंस हैं, जिनमें 44 से ज़्यादा दंत विन्यास नहीं पाया जाता। इंसाइजर के 9 प्रीमोलर और मोलर दोनों जबड़े के अंदर पाए जाते हैं। और ये शाकाहारी भी हैं, सर्वाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। ये सारे कौन से हैं, यूथीरिया। तो स्टूडेंट्स कल अपने जो है पूरे के पूरे जो मैमेल्स का क्लासिफिकेशन है वो प्रोटोथीरिया से उनके करैक्टर के साथ शुरू करेंगे। आज अपने इसका जो है एक चित्रीय आरेख है वो अपने आज देखा है। थैंक यू।